सम्यक समाचार पत्रिका के सभी दर्शकों को ऋषभ कुमार का नमस्कार। जैसा कि आपकी जानकारी में है, देश के प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी, जिस पर केंद्रीय वित्त मंत्री ने खुलासा करते हुए विभिन्न वर्गों के लिए आवंटन पर चर्चा की। वित्त मंत्री की घोषणाओं पर भी विपक्ष के नेताओं ने तीखी टिप्पणी की है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री की घोषणा का स्वागत किया था इन्हीं नेताओं ने। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने प्रधानमंत्री की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि अच्छा होता यदि गरीब बेसहारा मजदूरों के बैंकों में सीधे नकदी पहुंचाई जाती तो इनको एक बड़ी राहत मिलती। आज हम प्रधानमंत्री के पैकेज की घोषणा पर वित्त मंत्री के बंटवारे पर एक महत्वपूर्ण चर्चा लेकर आए हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान नेता अतुल प्रधान क्या सोचते हैं और जनता के लिए और किसानों के लिए क्या चाहते हैं, आइए सुनते हैं अतुल प्रधान को। और जब बात 20 लाख करोड़ की देश के प्रधानमंत्री के मुख से आए, जब प्रधानमंत्री 20 लाख करोड़ की चर्चा करें, तो मैं समझता हूं उन चीजों की भी हम लोगों को चर्चा करनी पड़ेगी जो पहले के समय में उनके द्वारा बोली गई गरीबों के लिए, और फिर उनको जुमला कहकर पीछे छोड़ दिया गया। अब विश्वास की बात आती है, और जब विश्वास की बात आती है तो पूर्व का इतिहास उठाया जाता है, चीजों की चर्चा की जाती है कि पूर्व में आपने क्या वादा किया, किसको पूरा किया, किसको पूरा नहीं किया। एक खबर और मैं इसके बीच में कहना चाहूंगा। मुझे ध्यान है जिस समय बिहार का वहां का विधानसभा का चुनाव चल रहा था, तो आदरणीय मोदी जी बिहार पहुंचे थे, और बिहार में जाकर उन्होंने जिस तरह के पैकेज की घोषणा की थी कि बताइए 50,000 करोड़ कर दूं, बताइए 70,000 करोड़ दे दूं, 80,000 करोड़ दे दूं, 1 लाख करोड़ दे दूं, मैं 1,25,000 करोड़ की घोषणा करता हूं। बिहार के लिए घोषणा की थी। अभी कुछ दिन पहले पता चला नीतीश कुमार जी जो उनके साझेदार हैं, वो बेचारे पैकेज देखते रह गए। अब पता नहीं वो पैकेज शायद अब कोरोना काल में वहां पर पहुंच जाए तो बड़ी गमीनत आप समझो। अब इसके आगे बढ़िए बात उस बजट में देखिए अलग अलग तरह का तबका है। पहला जो तबका है वो तबका है गरीब का, मजदूर का, खास तौर से इस समय प्रवासी मजदूर का, रेहड़ी पटरी वालों का, झोपड़पट्टी वालों का, छोटे काश्तकारों का, जिनके पास बहुत थोड़ी जमीन है। उन किसानों की चर्चा हम करना चाहते हैं। उन किसानों की करना चाहते हैं जो बेबसी और लाचारी में कर्ज लेकर अपनी फसल लगाते हैं। अगर फसल का वाजिब दाम नहीं मिल पाता, समय से नहीं मिल पाता, या देवी या आपदा आ जाए तो समझ लो वो भी खराब हो जाता है। उनके लिए क्या चीज हुई? अभी 4-5 स्लैब में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी उस चीज को रखने जा रही हैं। कल उन्होंने उद्यमियों के लिए, जिसमें लघु उद्योग की बात की, छोटे उद्योगों की बात की, और आज उन्होंने रेहड़ी पटरी वाले मजदूर और किसानों की चर्चा की। किसानों के लिए उन्होंने कहा कि हम 3 लाख करोड़ की व्यवस्था किसानों के लिए कर रहे हैं। लेकिन भ्रमित करने वाली खबर यह है कि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का गन्ना और चीनी से संबंधित व्यवसाय है। पूरे देश में करोड़ों लोग गन्ना किसानियत से जुड़े हुए हैं, और हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग 16,000 करोड़ रुपया गन्ना किसान का मीलों पर बकाया है। कितना? 16,000 करोड़। अब 16,000 करोड़ के लिए नियत की बात अगर होती, अगर प्रत्येक किसान को अलग अलग करके रखा जाता, फसलों के हिसाब से किसानों की मदद होती, या किसानों को आपके निम्न और मंझले और उच्च वर्ग के किसानों को अलग अलग करके कुछ पैकेज की व्यवस्था की जाती, तो मैं समझता हूं किसान, या खास तौर से वो किसान जो दबा है कर्ज के तले, जो किसान दबा है परेशानी दिक्कत में है, अगर उसकी जेब में डायरेक्ट पैसे डाल दिए जाते, अगर प्रत्येक गरीब किसान के खाते में अगर कुछ भी नहीं करते 10,000 रुपए की व्यवस्था किसान के खाते में सीधे कर दी जाती, मैं समझता हूं जो कहते हैं कि 60 से 70% आबादी किसान पर आश्रित है, शायद वो उस किसान को थोड़ी हेल्प हो जाती और अर्थव्यवस्था को रोटेशन में आने में मदद मिलती। अगर किसान के सीधे खाते में 10,000 रुपए पहुंच जाते, वो उस पैसे को अपनी जरूरत के लिए डायरेक्ट खर्च कर सकता था।
ये भी देखिए, इस कोरोना काल में चीज समझने की जरूरत है। जहां विदेशों में 10 दिन में दुगने होने की बात थी, हमारे यहां 50 दिन बीत गए हैं और लगभग 12 से 13 दिन में मरीज दुगने हो रहे हैं। और आप ये भी समझना पड़ेगा, हमारे देश में अभी आने वाले समय में जो कोरोना से पीड़ित लोग हैं, संक्रमित लोग हैं, अभी आने वाले समय में उनकी तादाद बढ़ने वाली है। तो लॉकडाउन बढ़ेगा, बंद रहेगा। जिस तरीके से कर्फ्यू या जिस तरीके से चीजें जो आपको बंद रखने की बात है, लॉकडाउन करने की बात है, जो जिस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर लोग नहीं जा पाएंगे, मार्केटें बंद रहेंगी, कई बार बैंक बंद रहेंगे, ठीक ढंग से कोई छोटे उद्योगों में काम नहीं चल पाएगा। मतलब एक तरीके से पूर्ण लॉकडाउन की व्यवस्था अभी महीनों तक शायद हो सकती है, बनी रहे। ऐसे में जो कर्ज की बात की है 3 लाख करोड़ की किसानों को, इन्होंने एक बात की है कि किसान अपने कर्ज को दूसरा लोन लेके और उसको लोन को पहले वाले को पटा ले, या ये कहा जा रहा है कि आपको आपके लोन को बढ़ा दिया जाएगा, ना कि किसी तरीके की डायरेक्ट व्यवस्था है। मुझे कोई किसान बता दे, कोई किसान अभी बता दे, क्या किसी किसान को बिजली के बिल में माफी मिली है? क्या किसी किसान को उसके बच्चों की पढ़ाई की फीस की माफी हुई है? मुझे कोई किसान बता दे इस बात को, क्या किसी पेट्रोल डीजल पर उन्हें सस्ता डीजल पेट्रोल उपलब्ध हो रहा है? क्या मुझे कोई किसान बता दे कोई एक चीज ऐसी है जिसमें आपको मंदी देखने के लिए मिली हो? अगर मंदी आई है तो किसी में, लौकी में या खीरे में या किसी सब्जी में आई है, तो उसकी भी मार किसान को झेलनी पड़ रही है। और आने वाले समय पर गन्ना किसानों को भी, क्योंकि चीनी की जो खपत है वो कम हो रही है और चीनी के बड़े बड़े ढेर लगे, बड़े बड़ी जगह से, मतलब चीनी का भी भंडार भरा हुआ है। तो ऐसे में चीनी के दाम भी गिरेंगे तो मिले और ज्यादा पेमेंट देने में, और शायद आने वाले समय में सरकार के सामने हाथ उस चीज के लिए खड़ा कर दें। तब सोचिए किस तरीके की व्यवस्था होगी किसान के लिए। तो ये तो बात किसान की हुई। अब बात आती है मजदूर की। आज मैं एक चीज पढ़ रहा था, देख रहा था, आपको भी सोचने समझने की जरूरत है। इन्होंने कहा रेडी पटरी वालों लोगों के लिए हम 5,000 करोड़ के लोन की व्यवस्था कर रहे हैं। जिस प्रवासी मजदूर के पास रोटी खाने के लिए, या मजदूर के पास रोटी खाने के लिए, निवाला खाने के लिए 2 रुपए की क्षमता ना हो, या 50 दिन के अंदर उसने अलग अलग रूप में उस पैसे को थोड़े मोड़े को खर्च कर दिया हो, आज वो रेडी पटरी लगाने, जब आगे आने वाले समय पर अभी अनिश्चितता बनी हुई है कि अभी वो किस तरीके से लॉकडाउन में, मुझे तो नहीं लगता रेडी पटरी कहीं पर लगेगी, मुझे नहीं लगता कहीं पर बाजार सजेगा, मुझे नहीं लगता कोई निकलकर इस समय व्यवसाय कर पाएगा। वो घर पर रहकर लॉकडाउन का पालन करते हुए, मैं समझता हूं बैंक में लाइन लगाकर लोन की 10,000 की बात कोई गरीब नहीं करेगा। इस बात की मैं सहमति रखना चाहता हूं, आप लोगों को भी सहमति देनी चाहिए कि इस समय पर किसी मजदूर के और किसान के सीधे जेब में अगर पैसा पड़ जाता तो वो अपने पैसे को अपनी जरूरत के लिए, छोटी मोटी आवश्यकताओं के लिए, खाने के लिए, कुछ चीज ऐसी दवाई गोली के लिए खर्च कर लेता, जिससे उसकी जो अपनी दिनचर्या है, जो अपना जीवन है, जो उसकी गरीबियत है, थोड़ा मोड़ा उसमें रिलीफ मिल जाता। लेकिन वो जीरो है, जीरो। तो अब इस पर हो क्या, कैसे चीजें चलेंगी? जब 20 लाख करोड़ की बात आई तो मैंने देखा टीवी वाले और मेन स्ट्रीम मीडिया सुर्खी बनाने लग गया और सिर्फ उनके गुणगान करने लग गया। अरे आपको शर्म नहीं आती? अरे हराम खोल लोगों, आपको कम से कम उनकी दरिद्रता पर तो कम से कम आपको क्या नाम, कुछ चीजें, कुछ भावनाएं आपकी परेशान होनी चाहिए थी। कुछ आपको उस दिलदर पर, उस परेशानी पर, उस लाचारी पर, उस बेबसी पर तो कुछ तो रोना आप रो लेते कि जो आज इस समय पर किसान और प्रवासी लोगों की जो हालत है। अभी आपने कई खबरें पढ़ रहे होंगे, छोटे छोटे मासूम बच्चे, अगर उनकी आंख में आंख डालकर देख लो तो शायद रूह कांप जाए कि वो किस तरह की व्यथा से गुजरते हुए, पुलिस के डंडे खाते हुए एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक पहुंच रहे हैं और बीच में कोई उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही। और अगर कुछ लोगों की व्यवस्था हो रही है तो मैं समझता हूं, आज एक खबर आपने, मैंने भी उसको डाला था
कि बिहार के किसी स्टेशन की वो है बिस्कुट छीनने के लिए ऐसी मारा मारी मच रही थी कि एक छोटे से अदने बिस्कुट के पैकेट के लिए मजदूर आपस में लड़ रहे थे। सोच के देखिए किस तरह का इन्होंने दो तरीके का भारत बना दिया। और अब देखिएगा इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, कमजोर पक्ष के लिए कितनी व्यवस्था होती है। किसी को भी किसी चीज को बोलना आसान है, लेकिन जमीन तक आप उसको कैसे पहुंचाएंगे, उसकी कैसे व्यवस्था करेंगे। इस अर्थव्यवस्था की पटरी को अगर गरीब की जेब में पैसा नहीं डाला जाएगा, कैसे आप इस व्यवस्था का रोटेशन या किस तरह से इस व्यवस्था का चक्र चला पाएंगे। कुछ पैसे वाले लोग फिर पैसे उनको मिल जाएंगे। मैं फिर कहना चाहता हूं, अभी दिसंबर में ही, अभी 2019 के दिसंबर में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया इन्होंने उद्योगपतियों का सूद बट आपके अलग में डाल दिया, उसको एक तरीके से माफी दे दी। 14 मई की न्यूज़ रिपोर्ट में हमने आपसे पूछा था कि अमन कुमार नागरा बसपा उम्मीदवार के रूप में किस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे और लोकसभा में पहुंचे थे। इसका सही जवाब कि बसपा के अमन कुमार नागरा अंबाला लोकसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़े थे और लोकसभा में पहुंचे थे, जो कि एकमात्र बसपा के लोकसभा सांसद हैं जो हरियाणा लोकसभा का चुनाव जीत पाए हैं। आज हम आपके समक्ष एक और महत्वपूर्ण प्रश्न रख रहे हैं। प्रश्न है, बाबा साहब के पुत्र प्रकाश राव अंबेडकर महाराष्ट्र की किस लोकसभा चुनाव क्षेत्र से सांसद बनकर लोकसभा में पहुंचे थे। इसका जवाब हम 16 मई को प्रसारित होने वाली न्यूज़ रिपोर्ट में देंगे। तब तक आप देखते रहिए सम्यक समाचार पत्रिका। धन्यवाद।